यह कहानी है बादलपुर नाम के एक छोटे से गांव की। एक ऐसा गांव जहां दिन तो बिल्कुल सामान्य लगता था, लेकिन रात होते ही हर चीज बदल जाती थी। इस गांव में एक रास्ता था जो निमखेड़ा की ओर जाता था, लेकिन वो कोई साधारण रास्ता नहीं था। वो रास्ता पूरे इलाके में बदनाम था। लोग कहते थे कि दिन में चाहे कोई भी उस रास्ते से गुजर जाए, कुछ नहीं होता, लेकिन जैसे ही रात होती वो रास्ता किसी और ही दुनिया का हिस्सा बन जाता। गांव के बुजुर्ग अक्सर चेतावनी देते थे कि रात के समय उस रास्ते से कभी मत गुजरना, और अगर गुजरना भी पड़े तो अपने साथ मांस या मछली लेकर बिल्कुल मत जाना, क्योंकि कहते हैं कि जो भी इंसान रात में उस रास्ते पर मांस या मछली लेकर गया वो कभी जिंदा वापस नहीं लौटा। शाम के 7 बज चुके थे। आसमान में हल्का अंधेरा फैलने लगा था और ठंडी हवा खेतों से होकर गुजर रही थी। नंदू और गोपाल जल्दी जल्दी कदम बढ़ा रहे थे। रास्ता सुनसान था, सिर्फ झिंगुरों की आवाज और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। अरे भाई, आज तो जमींदार साहब ने हमारी मजदूरी दे दी। बहुत दिनों से कुछ मांस मछली खाई नहीं है। आज थोड़ा चिकन ले आए क्या? हाँ भाई, कितने दिन हो गए, दिन तो क्या महीनों से चिकन नहीं खाया। गरीबी ऐसी है कि हर खर्च सोच समझकर करना पड़ता है। चल जल्दी घर चलते हैं, नहा धोकर निकलेंगे, नहीं तो आते आते रात हो जाएगी। दोनों जल्दी जल्दी घर पहुंचे, नहाए और पास के गांव निमखेड़ा से चिकन लाने के लिए निकल पड़े। रास्ते में दोनों भाइयों की मुलाकात मंगल काका से हो गई। मंगल काका ने उन्हें देखते ही आवाज लगाई, अरे ओ दोनों भाई, इस वक्त शाम को कहाँ निकल पड़े हो? अरे काका, नीमखेड़ा जा रहे हैं। आज थोड़ा चिकन खाने का मन कर रहा था, इसलिए सोचा ले आए। अरे क्या बात कर रहे हो तुम लोग? आज अमावस है और जिस रास्ते से तुम जा रहे हो वो ठीक नहीं है। अगर लौटते लौटते रात हो गई तो मुसीबत हो सकती है। रात के समय मांस मछली लेकर उस रास्ते से गुजरना अशुभ माना जाता है। हाँ काका, आप सही कह रहे हो, लेकिन हम जल्दी लौट आएंगे। इतना कहकर दोनों नीमखेड़ा की ओर बढ़ गए। थोड़ी देर बाद जब वे चिकन की दुकान के सामने पहुंचे तो देखा दुकान बंद हो चुकी थी। अरे भैया, आधा किलो चिकन दे दो। अरे भाई, अभी अभी दुकान बंद की है। आज घर में थोड़ा काम है, इसलिए जल्दी बंद कर दिया। अगर थोड़ी देर पहले आते तो मिल जाता। गोपाल भैया, आज तो दिन ही खराब हो गया, अब क्या करेंगे? ऐसा करो, कल शाम जल्दी आ जाना, मैं तुम्हारे लिए पहले से बना कर रख दूंगा। दोनों निराश होकर नीमखेड़ा से वापस अपने गांव की ओर बढ़ने लगे। भैया, आज सच में चिकन खाने का बहुत मन था, लेकिन किस्मत ही खराब है। अरे पगले, इतना क्यों सोच रहा है? दुकानदार ने कहा ना, कल हमारे लिए पहले से रख देगा। कल पेट भर के खाएंगे, ठीक है? हाँ भैया, लेकिन एक बात सुनो, गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि रात में ये रास्ता ठीक नहीं है। अरे ये सब बेकार की बातें हैं, दिमाग से निकाल दे। चल जल्दी जल्दी चल। दोनों बात करते हुए आगे बढ़ ही रहे थे कि अचानक उनके सामने से एक काली परछाई बिजली की रफ्तार से गुजर गई। दोनों के कदम वहीं थम गए। अरे भैया, ये क्या था? जैसे कोई चीज अभी अभी हमारे सामने से गुजरी। गोपाल ने भी उसे देखा था, लेकिन नंदू को और डराना नहीं चाहता था। अरे कुछ नहीं था, तेरा वहम है, चल आगे बढ़। दोनों फिर से चलने लगे, लेकिन कुछ ही कदम चले होंगे कि इस बार वही काली परछाई उनके पीछे से गुजरी और अचानक जंगल से जानवरों की डरावनी आवाजें गूंजने लगीं। इस बार गोपाल के चेहरे का रंग भी उड़ चुका था। नंदू, भाग यहाँ से। दोनों अपनी पूरी ताकत से गांव की ओर भागने लगे। उनके कदम लड़खड़ा रहे थे, सांसें तेज हो चुकी थीं, और सबसे डरावनी बात, उन्हें साफ महसूस हो रहा था कि कोई उनके पीछे पीछे दौड़ रहा है।
करीब 1 घंटे तक लगातार भागने के बाद आखिरकार दोनों अपने घर पहुंच गए। घर पहुंचते ही गोपाल ने बिना एक पल गंवाए दरवाजा अंदर से जोर से बंद कर दिया और दोनों दीवार से टिककर हांफते हुए खड़े रह गए। भैया, वो क्या था? पता नहीं, लेकिन उसकी हंसी बहुत डरावनी थी। कुछ पल के लिए पूरे घर में सन्नाटा छा गया। सिर्फ उनकी तेज सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। थोड़ी देर बाद दोनों ने खुद को संभालने की कोशिश की। उन्होंने जल्दी जल्दी खाना खाया, जैसे किसी तरह बस ये रात खत्म हो जाए। फिर दोनों सोने की कोशिश करने लगे, लेकिन नींद तो जैसे उनसे कोसों दूर थी। हर बार जब वो आंखें बंद करते, उन्हें वही काली परछाई याद आती, और उससे भी ज्यादा वो डरावनी हंसी जो अब भी उनके कानों में गूंज रही थी। किसी तरह करवटें बदलते बदलते वो रात गुजर गई। अगले दिन शाम होते ही दोनों भाई जल्दी जल्दी अपना काम खत्म करके घर पहुंच गए। आज माहौल थोड़ा अलग था। डर अभी भी दिल में था, लेकिन उससे बड़ा था चिकन खाने का लालच। अरे भैया चलो ना जल्दी, आज तो चिकन लेकर ही आएंगे, कल तो रह गया था। लेकिन नंदू, वो परछाई। अरे भैया मुझे कुछ नहीं पता, आज चिकन चाहिए, नहीं तो मैं रात को कुछ भी नहीं खाऊंगा। गोपाल ने नंदू की तरफ देखा और समझ गया कि अब ये मानने वाला नहीं है। उसने हल्की सांस ली और कहा, ठीक है, चल, जो होगा देखा जाएगा। दोनों नीमखेड़ा की चिकन दुकान पर पहुंचे, लेकिन जैसे ही वहां पहुंचे वे हैरान रह गए। दुकान के सामने बहुत बड़ी भीड़ लगी हुई थी। लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। हर कोई जल्दी में था। अरे भाई, ये भीड़ देखकर तो लग रहा है रात तक नंबर ही नहीं आएगा। अरे भैया, हमें थोड़ा जल्दी दे दीजिए, हमें वापस गांव जाना है। लेकिन दुकानदार इतना व्यस्त था कि उसने बस सिर हिलाकर इशारा कर दिया, जैसे कह रहा हो, रुको, इंतजार करो। समय धीरे धीरे बीतता गया। आसमान में अंधेरा छाने लगा। भीड़ कम होते होते करीब 8 बज चुके थे। आखिरकार दोनों ने चिकन खरीदा और वापस अपने गांव की ओर चल पड़े। रास्ता पहले से भी ज्यादा सुनसान था। हवा ठंडी हो चुकी थी और चारों तरफ अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। नंदू के हाथ में चिकन का थैला था और शायद यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। भैया, मुझे कुछ अजीब लग रहा है। कल जब आए थे तो जंगल इतना शांत नहीं था, लेकिन आज। डर मत, बस शिव शंभू का नाम ले और जल्दी जल्दी चल। नंदू धीरे धीरे भगवान शिव का नाम जपते हुए आगे बढ़ने लगा। तभी अचानक पीछे से एक आवाज आई, बेटा नंदू। दोनों एक झटके से पीछे मुड़े और जो उन्होंने देखा उसे देखकर उनके होश उड़ गए। उनके सामने उनकी मां खड़ी थी, वही मां जो 10 साल पहले घर में लगी आग में उनके पिता के साथ मर चुकी थी। नंदू की आंखें भर आईं। अरे भैया, ये तो माँ है। लेकिन गोपाल के मन में अजीब सी बेचैनी उठने लगी। माँ तो 10 साल पहले मर चुकी है, और अगर वो सच में जिंदा भी है तो इस वक्त इस सुनसान जंगल में क्या कर रही है? फिर भी माँ की आंखों में वही पुराना प्यार था, वही अपनापन जो उन्होंने बचपन में देखा था। नंदू खुद को रोक नहीं पाया। वो दौड़कर माँ के पास पहुंच गया। अरे माँ, आप जिंदा हो, और आपने ये क्या हाल बना रखा है? चलो हमारे साथ घर चलो। लेकिन गोपाल अभी भी वहीं बिल्कुल चुपचाप खड़ा था। तीनों धीरे धीरे रामपुर की तरफ बढ़ने लगे। जंगल अब पहले से भी ज्यादा अजीब लग रहा था। हवा ठंडी और हर तरफ एक दबा हुआ डर।
कुछ दूर चलते ही माँ, आप इतने दिन कहाँ थी? मैंने आपको बहुत याद किया। लेकिन मां बिल्कुल चुप थी। वो सिर्फ एक चीज को घूर रही थी, नंदू के हाथ में पकड़ा हुआ चिकन। उसकी आंखों में अब वो ममता नहीं थी, बल्कि कुछ और ही था, कुछ डरावना। माँ, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? तभी मां की आवाज बदली हुई, भारी और डरावनी हो गई। मुझे चिकन चाहिए। चिकन दे दो और यहाँ से भाग जाओ, वरना। गोपाल के कदम वहीं जम गए। उसकी नजर धीरे धीरे नीचे गई और उसने देखा मां के पैर उल्टे थे। उसकी रूह कांप उठी। नंदू, रुक जा, भाग वहां से, ये हमारी माँ नहीं है। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अचानक चारों तरफ घना कोहरा छा गया, इतना घना कि हाथ को हाथ भी नहीं दिख रहा था। गोपाल घबरा गया। कुछ ही पलों बाद जब कोहरा धीरे धीरे छंटा तो सामने का नजारा देखकर उसकी दुनिया ही उजड़ गई। नंदू और वो मां दोनों गायब थे। जंगल अब पहले से भी ज्यादा जिंदा लग रहा था। चारों तरफ से अजीब अजीब डरावनी आवाजें आने लगी, जैसे कोई हंस रहा हो, कोई रो रहा हो और कोई पास ही छिपकर देख रहा हो। गोपाल की आंखों में आंसू आ गए। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरा भाई कहाँ गया? वो पागलों की तरह जंगल में इधर उधर भागने लगा। उसकी आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। नंदू, नंदू, कहाँ है तू मेरे भाई? गोपाल करीब 1 घंटे तक पागलों की तरह जंगल में नंदू को ढूंढता रहा। उसकी आवाज भर्रा चुकी थी, पैर जवाब दे रहे थे, लेकिन वो रुका नहीं। तभी एक बड़े पेड़ के नीचे उसकी नजर पड़ी और जो उसने देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां नंदू पड़ा था, आधी मरी हालत में, कमजोर, बेबस। और उसके सामने वो मां अब मां नहीं रही थी। वो एक भयानक पिशाच बन चुकी थी। उसकी आंखें लाल, चेहरा विकृत और वो जमीन पर पड़े कच्चे चिकन को नोच नोच कर खा रही थी। उसके मुंह से खून टपक रहा था। गोपाल का दिमाग सुन्न पड़ गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि भागे या भाई को बचाए। तभी उसे अचानक एक बात याद आई। गांव के बाहर रहने वाले धोनी बाबा। वो बिना देर किए पूरी ताकत से वहां से भागा। कुछ ही देर में वो हाँफते हुए बाबा के पास पहुंचा। बाबा, बचा लीजिए, मेरे भाई को बचा लीजिए। उसने बाबा को पूरी बात बता दी। बाबा का चेहरा गंभीर हो गया। बेटा, देर हो गई तो अनर्थ हो जाएगा, चल अभी चल। बाबा ने अपना त्रिशूल उठाया और दोनों तेज कदमों से जंगल की ओर बढ़ने लगे। उधर जंगल के अंदर नंदू अभी भी जिंदा था। वो दर्द में तड़पते हुए विनती कर रहा था। मुझे छोड़ दो, मेरा भैया मेरा इंतजार कर रहा होगा। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? लेकिन वो पिशाच अब इंसान की बात समझने वाली नहीं थी। उसकी आवाज और भी खतरनाक हो चुकी थी। मुझे मांस चाहिए, बहुत ज्यादा मांस। तभी पीछे से बाबा की गूंजती हुई आवाज आई। ए पिशाच, छोड़ दे उस बालक को, इसने तेरा क्या बिगाड़ा है? पिशाच एक झटके से पीछे मुड़ा और उसी पल बाबा ने अपना त्रिशूल उसकी छाती में जोर से घोंप दिया। एक पल के लिए वो पिशाच वहीं जम गया, जैसे उसकी सारी ताकत थम गई हो। हवा भारी हो गई, जंगल में सन्नाटा छा गया। भागो बच्चों, ये बहुत शक्तिशाली है, मैं इसे ज्यादा देर तक नहीं रोक सकता। गोपाल ने तुरंत नंदू को सहारा दिया और दोनों पूरी ताकत से भागने लगे। पीछे पिशाच धीरे धीरे फिर से हिलने लगा था। उसकी आंखें और भी खतरनाक हो चुकी थीं। किसी तरह दोनों अपने घर पहुंच गए, दरवाजा बंद किया और वहीं जमीन पर बैठ गए। उनके पैर थर थर कांप रहे थे, सांसें तेज, दिल जैसे छाती फाड़कर बाहर आ जाएगा। उस रात उन्होंने कुछ नहीं खाया, बस किसी तरह बिस्तर पर लेट गए। नींद तो दूर की बात थी, डर अभी भी उनके साथ था।
करीब आधा घंटा ही बीता होगा कि अचानक जंगल की तरफ से एक आवाज गूंजी। क्या सोच रहे हो? तुम बच गए। नहीं, मेरा शिकार मुझसे कोई नहीं छीन सकता।